राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 8। पिताजी, मेरा ख्याल है कि इर्द गिर्द की दूसरी रियासतों में भी हमें अपने आदमी भेजकर वहाँ पर मौजूद काली विद्या जानने वालों के बारे में मालूम कर लेना चाहिए, ताकि हनुमानगढ़ से नाकामी की सूरत में हम किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे जादूगर को बुला लें। हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक है। हम अभी अपने आदमी रवाना करते हैं। राजा बलबीर सिंह ने फौरन ही अपने इर्द गिर्द की रियासतों में अपने आदमी भेज दिए। वो दूसरी रियासतों के राजाओं को ये संदेशा भी भेज सकता था कि अगर आपकी रियासत में कोई काली विद्या जानने वाला पुरुष मौजूद है तो कृपा करके उसे राय सिंह नगर में भेज दो। राजा बलबीर सिंह ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि स्वामी और पिंडत ऐसी बातों से नाराज़ हो जाते हैं जैसे कि स्वामी बैरोनाथ नाराज़ हो गया था और अब सामने नहीं आ रहा था। राजा का इरादा था कि जिस रियासत में से किसी अच्छे स्वामी या पिंडत का पता चलेगा तो वो खुद उस स्वामी या पिंडत को बुलाने के लिए जाएगा, क्योंकि ये राय सिंह नगर के तमाम वासियों की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन राजा बलबीर सिंह को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़ी, क्योंकि शाम तक उसके भेजे हुए तमाम आदमी वापस आ गए। उन सब ने राजा बलबीर सिंह को जो बात बताई वो बड़ी हैरान कुन भी थी और इससे पहले कि राजा बलबीर सिंह को मालूम भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने राजा बलबीर सिंह को बताया कि आसपास की तमाम रियासतों में मौजूद काली विद्या जानने वालों ने यह कहा है कि स्वामी बैरोनाथ उनका गुरु है। जब हमारा गुरु खुद राय सिंह नगर में मौजूद है तो फिर हम कैसे राय सिंह नगर जा सकते हैं। हाँ, इर्द गिर्द हमें आज्ञा दे तो हम सर के बल चलकर राय सिंह नगर पहुंच जाएंगे। राजा बलबीर सिंह अभी राजसभा में ही था कि एक दरबार ने बाहर से आकर बताया कि कालीदास नाम का एक शख्स आपसे मिलना चाहता है। उसका कहना है कि उसके पास आपकी समस्या का उपाय मौजूद है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसे अंदर बुलाएं। राजा बलबीर सिंह ने कालीदास को फौरन अंदर लाने को कहा। थोड़ी देर बाद वो दरबानों के दरमियान चलता हुआ एक दरमियानी सी काठी का सांवला सा शख्स राजा बलबीर सिंह के सामने पहुंच गया। तमाम दरबारियों ने अपनी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज कर दी। राजा बलबीर सिंह ने अपने सामने एक कुर्सी पर बिठाकर उसे यहाँ आने का मकसद पूछा। वो बोला, महाराज, सुना है आजकल आप और आपकी प्रजा किसी बहुत बड़ी कठिनाई में है। हाँ है तो, राजा बलबीर सिंह ने बड़े दुख से कहा। महाराज, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं थोड़ी बहुत काली विद्या जानता हूँ और लोग मुझे पिंडत कालीदास कहते हैं। पिंडत कालीदास जी, आपका ताल्लुक़ किस रियासत से है? महाराज, मैं रमता जोगी हूँ, इसीलिए मेरा ताल्लुक़ किसी रियासत से नहीं है। जिस रियासत में कदम रखता हूँ तो उसे अपनी ही रियासत समझता हूँ। अच्छी बात है,
पंडित कालिदास जी, हमें भी आप जैसे किसी महान पुरुष की ढूंढिया थी। आप इधर पधारे हैं तो अब आप हमारे भाग भी खुल जाएंगे। हम आपको अपनी राम कहानी बाद में सुनाएंगे, पहले आप भोजन वगैरह कर लें। नहीं महाराज, आज मेरा व्रत है, आप मुझे अपनी विपदा बताइए ताकि मैं कोई उपाय कर सकूं। मुझे किसी चीज़ का कोई लोभ नहीं है। आप जितनी जल्दी मुझे अपनी कठिनाई बताएंगे, मैं उतनी ही जल्दी उस कठिनाई को दूर करने का जतन करूंगा। पंडित कालिदास जी, इससे बढ़कर और क्या अच्छी बात हो सकती है कि आप धर्म सेवक हैं और हमें जल्द से जल्द इस कठिनाई से निकालना चाहते हैं। अब सुनिए हमारी राम कहानी। कोई 3-4 महीने पहले की बात है कि एक पुरुष सुबह सुबह बूरा नदी की तरफ जा रहा था। बूरा नदी जाने वाला रास्ता शमशान घाट की तरफ से होकर जाता है। वो पुरुष जब शमशान घाट के पास से गुजरा तो उसे शमशान घाट में एक लोथ पड़ी हुई नजर आई, जिसका चेहरा और गर्दन बुरी तरह उधेरी हुई थी। उस पुरुष ने तुरंत ही राय सिंह नगर के तमाम वासियों को इस इलाके के मुतल्लक बताया। तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा राजेश रात को घर वापस नहीं आया। लोग उस बूढ़ी औरत को लोथ के पास ले गए। उसने अपने बेटे को पहचान लिया। हमने खूनी का बहुत खोज लगाया, लेकिन हमें उसके बारे में ज़रा भी जानकारी ना हो सकी। फिर कुछ दिनों के बाद एक नारी जिसका नाम अपारना था, गर्द के राजा बलबीर सिंह ने राजेश के खून से लेकर कामनी और उसके सारे परिवार के खून तक सारी राम कहानी पंडित कालिदास को सुना दी। कालिदास ने कहा, महाराज, आप किसी आदमी को मेरे साथ कर दें ताकि पहले वो मुझे उन लोगों के घर ले जाएं जिनका खून हुआ है। मैं उन लोगों के घर और जिन चारपाइयों पर उनको मारा गया है वो देखूंगा, और उसके बाद मुझे आपका आदमी बूरा नदी तक छोड़ आए और दूर से ही पुरानी हवेली का खंडर भी दिखा दे। बाकी सारा काम मैं खुद कर लूँगा। पंडित कालिदास जी, भोजन तो आप कर नहीं रहे कि आपका व्रत है, परंतु हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा आराम ज़रूर कर लें। नहीं महाराज, काम के समय आराम करना मेरे नज़दीक महापाप है। बस आप अपना कोई आदमी मेरे साथ कर दें। ठीक है पंडित कालिदास जी, जैसे आपकी इच्छा, पर आप थोड़ी देर आराम कर लेते तो हमें भी बड़ी खुशी होती। नहीं महाराज, हम आपको सच्ची खुशी देना चाहते हैं, फिर ये झूठी खुशी किस काम की। धन्यवाद पंडित कालिदास जी, धन्यवाद। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकेंगे। इस राजसभा में से आप जिसको चाहें अपने साथ ले जा सकते हैं। महाराज, मैं जाता हूँ, पंडित कालिदास जी के साथ गणोन्नत ने खड़े होते हुए कहा। ये ठीक रहेगा गणोन्नत, तुम ही पंडित कालिदास के साथ जाओ। इन्हें हर वो बात बताना जो तुम जानते हो। महाराज, आप बेचिंत हो जाएं, मैं पंडित कालिदास जी को सब कुछ बता दूंगा। गणोन्नत जब पंडित कालिदास को अपने साथ लेकर राजसभा से बाहर चला गया तो मंत्री ने राजा बलबीर सिंह से कहा, महाराज, मुझे तो ये कालिदास कोई सवांगिया लगता है। मंत्री जी, ये कोनत आपने कैसे लगाया? हमें तो पंडित कालिदास में ऐसी कोई बात नहीं दिखी। महाराज, क्या आपने उसकी शक्ल और पहनावा नहीं देखा? मंत्री जी, काली विद्या वाले ज्ञानियों की शक्लें और पहनावे कुछ ऐसे ही हुआ करते हैं। क्या आपने कभी स्वामी भैरवनाथ पर गौर नहीं किया? महाराज, स्वामी भैरवनाथ को हम एक अरसे से जानते हैं, पर कालिदास मुझे कुछ ठीक पुरुष नहीं रखा। शक पड़ गया है आपको, वरना ऐसी कोई बात नहीं। पिताजी महाराज, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, मुझे भी कालिदास कोई नाटकिया ही दिखा है। जगजीत सिंह, तुम्हें पहले भी समझाया था कि पंडितों, साधुओं और स्वामियों के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोला करते जिनसे उनका अपमान हो। ठीक है पिताजी महाराज, मैं अब कोई ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा। हवेली के बड़े दरवाजे से जब गणोन्नत पंडित कालिदास जी को अपने साथ लेकर बाहर निकला तो उसके हाथ में एक लालटेन भी पकड़ी हुई थी। गणोन्नत पंडित कालिदास से मुसलसल बातें कर रहा था, क्योंकि वह पंडित कालिदास को राय सिंह नगर में खून करने वाले गुप्त खूनी के मुतल्लक बता रहा था। गणोन्नत बहुत खुश दिखाई दे रहा था। शायद उसे यकीन हो गया था
कि पंडित कालीदास राय सिंह नगर के वासियों को इस मुश्किल से निकाल लेगा। गनोनत पंडित कालीदास को सबसे पहले तुलसीदास के घर ले गया, जो कि भैरवी का चाचा था। भैरवी की मौत के बाद तुलसीदास ने भैरवी के घर को ताला लगा दिया था, क्योंकि अब उस घर में मालिक तुलसीदास ही था। तुलसीदास ने ताला खोलकर पंडित कालीदास को घर दिखाना शुरू कर दिया। जब तुलसीदास उस कमरे में पहुंचा जिसमें भैरवी का वध हुआ था, तो पंडित कालीदास ने पूछा, तुलसीदास, हमें वो चारपाई दिखाओ जिस पर भैरवी का खून पड़ा हुआ था। पंडित जी, उस चारपाई को तो मैंने उसी रोज़ जला दिया था जिस रोज़ हमें शमशान घाट में से भैरवी की लोथ मिली थी। ठीक है, फिर हमें वो कपड़े दिखाओ जो वध वाले रोज़ भैरवी ने पहने हुए थे। हाँ पंडित जी, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, परंतु मेरे पास केवल भैरवी की साड़ी ही है, क्योंकि कुर्ती तो खूनी ने फाड़ दिया था और फिर उसके साथ लहू भी लगा हुआ था, इसलिए उसे मैंने चारपाई के साथ ही जला दिया था। अलबत्ता भैरवी की साड़ी को धुलवाकर एक बक्से में रख दिया था। ठीक है, ज़्यादा लंबी बात ना करो और जल्दी से मुझे वो साड़ी दिखाओ। तुलसीदास ने लोहे के एक बक्से में से मैले से रंग की एक साड़ी निकालकर पंडित कालीदास को दे दी। पंडित कालीदास ने पहले तो उस साड़ी को गौर से देखा, फिर नाक के करीब करके उस साड़ी को सूंघने लगा। काफ़ी देर भैरवी की साड़ी सूंघने के बाद पंडित कालीदास ने अपने सर को इस तरह हिलाया जैसे उसे कुछ समझ आ रहा हो। उसने साड़ी तुलसीदास को वापस करके गनोनत से कहा, अब तुम हमें गंगाधर के घर ले चलो। जो आ गया पंडित जी, चलिए। गनोनत ने पंडित कालीदास को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसका मतलब था कि पहले आप बाहर निकलिए। भैरवी के घर से गनोनत पंडित काली को सीधा गंगाधर ले गया। गंगाधर के रिश्तेदार घर में ही मौजूद थे और उन्होंने पंडित कालीदास को गंगाधर की वो चारपाई दिखाई जिस पर गंगाधर को कत्ल किया गया था। अगरचे उन लोगों ने चारपाई को धो दिया था, लेकिन फिर भी पंडित कालीदास ने उस चारपाई और चारपाई वाली जगह को बगौर देखा। वो बार बार मुंह उठाकर लंबे लंबे सांस लेता था, जैसे हवा में बिखरी हुई किसी बदबू या खुशबू को सूंघ रहा हो। काफ़ी देर तक यूं ही चारपाई देखते और लंबे लंबे सांस लेने के बाद पंडित कालीदास ने एक शख्स से पूछा, गंगाधर के वध के बाद उस कमरे में कौन सोता है? कोई नहीं पंडित जी। क्या तुम लोगों में से कोई उस कमरे में आता रहा है? नहीं पंडित जी, हम गंगाधर की मृत्यु के बाद उस कमरे में कभी नहीं आए। जाओ अपने घर वालों से पूछ कर बताओ कि इस कमरे में कोई नारी तो नहीं आती रही। पंडित जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो हम में से कोई भी इधर नहीं आया, परंतु मैं फिर भी पूछ कर बताता हूँ। थोड़ी देर बाद वो शख्स दोबारा कमरे में दाखिल होकर बोला, पंडित जी, गंगाधर की मृत्यु के बाद हमारे घर की कोई नारी उधर नहीं आई। ये हमारे घर की से तुम्हारा क्या मतलब है? कोई बाहर वाली नारी यहाँ आई थी? नहीं पंडित जी, ये तो मैंने ऐसे ही बात की थी। जब अपने ही घर की कोई नारी उस कमरे में नहीं आई तो फिर किसी बाहर वाली का क्या काम? ठीक है, गंगाधर की मृत्यु के बाद ना सही, पर मृत्यु वाले दिन तो तुम्हारे घर की कोई ना कोई नारी उस चारपाई पर लगे हुए खून को देखने ज़रूर आई होगी। हाँ पंडित जी, उस दिन तो सब ही कमरे में आई थी, बल्कि बाहर वाले भी बहुत सी नारियां उस कमरे में आई थी। जब वो नारियां इस कमरे में आई थी तो क्या तुम भी इस कमरे में मौजूद थे? मैंने भला कहाँ जाना था पंडित जी, मैं तो यहीं मौजूद था। अच्छा, तो फिर ज़रा सोच कर बताओ कि कोई नारी इस चारपाई पर बैठी तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं पंडित जी, बिल्कुल नहीं। ये चारपाई तो लहू से भरी हुई थी, कोई नारी इस चारपाई पर नहीं बैठी, सब इससे दूर दूर ही रही थी। ठीक है, तुम गंगाधर का वो पाजामा कुर्ता जिसमें उसका वध हुआ था और अपने घर की तमाम नारियों की एक एक कुर्ती लेकर आओ। पंडित जी, बाकी तो सब कुछ मैं ले आऊँगा, पर मृत्यु वाले दिन गंगाधर ने पाजामा नहीं पहना हुआ था, बल्कि धोती बांधी हुई थी। ठीक है, उस दिन गंगाधर ने जो कुछ भी बांधा या पहना हुआ था वो सब लेकर आओ। पंडित जी, आप पधारिए, मैं अभी सारे कपड़े लेकर आता हूँ। हमारे पधारने को छोड़ो, जो कहा है तुम वो करो। जब वो शख्स कमरे से बाहर निकल गया तो पंडित कालीदास ने
गनोनत से पूछा, ये पुरुष गंगाधर का क्या लगता है? पंडित जी, ये गंगाधर का बड़ा भाई मुरलीधर है। मुरलीधर का नाम पूछने के बाद पंडित कालिदास फिर मुंह उठाकर हवा में कुछ सूंघने लगा। गनोनत उसकी एक एक हरकत को बड़े गौर से देख रहा था। पंडित कालिदास के सवालों और उसकी हरकतों की वजह से गनोनत को यकीन हो गया कि अब खूनी का अंत समय आ गया है। मुरलीधर जब वापस आया तो उसके हाथ में बहुत से कपड़े पकड़े हुए थे। उनमें से गंगाधर का सिर्फ एक कुर्ता और एक धोती थी, जबकि बाकी सारी कुर्तियां थीं। मुरलीधर ने वो सारे कपड़े पंडित कालिदास को दे दिए। पंडित कालिदास ने पहले गंगाधर के कुर्ते और धोती को अपने नाक के साथ लगाकर सूंघा और फिर उसने नाक ऊपर उठाकर हवा में सूंघा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई। पंडित कालिदास ने कुर्ता और धोती गनोनत को पकड़ाकर अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई कुर्तियों को सूंघना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक कुर्तियों को सूंघने के बाद उसने नफी में अपना सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि कमरे में मौजूद खुशबू इन कुर्तियों से आने वाले खुशबू के बिल्कुल बरअक्स है। उसने वो कुर्तियां मुरलीधर को वापस करके कहा, मुरलीधर, हम गंगाधर का कुर्ता और धोती अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? ले जाइए पंडित जी, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मुरलीधर ने हाथ जोड़कर कहा। पंडित कालिदास ने गनोनत को चलने का कहा और तो वो दोनों मुरलीधर के घर से बाहर निकल आए। पंडित जी, कुछ पता चला हथियारे का? सब कुछ पता चल जाएगा। गनोनत, तू चिंता क्यों करता है? चिंता कैसे ना करूं पंडित जी, हम सब के जीवन खतरे में पड़ गए हैं। निश्चित हो जा, अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। पंडित जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। पंडित कालिदास ने अपनी चमकदार आंखों से गनोनत की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप पापी को जान चुके हैं? बस थोड़ा बहुत। पंडित जी, मुझे बताएं कि आपको क्या मालूम हुआ है। इतनी अतौली ना कर, तुझे खुद ब खुद ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। पहले तो हमें वो घर और गलियारा दिखा जिस पर अग्नि गिरी थी। पंडित जी, मैं आपको उधर ही ले जा रहा हूँ। ये जो इस समय सारा सिंह नगर सनसान पड़ा हुआ है ना, ये उसी अग्नि की वजह से ही पड़ा हुआ है। सब जब से अग्नि गिरी है तो लोगों ने रात को अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है, वरना पहले तो लोग रातों को जागकर पहरा दिया करते थे। मुझे सब मालूम है। तेरे सामने ही तो राजा बलबीर सिंह ने मुझे पूरी राम कहानी सुनाई थी। फिर तू क्यों फोकट में मेरे कान खा रहा है? पंडित जी, मेरी बातों से नाराज मत हो जाना, अपना तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तेरी बातों से हम क्या नाराज होंगे? तू तो अपना अब हमारा मित्र बनता जा रहा है। धन्यवाद पंडित जी। गनोनत पंडित कालिदास को पहले उस घर के सहन और छत पर ले गया जहां 5 आदमियों पर आग का गोला गिरा था। पंडित ने सहन और चन पर खड़े होकर अपने चारों तरफ हवा में कुछ सूंघने की कोशिश की। शायद उसे किसी किस्म की कोई बू ना आई, क्योंकि वहां से पंडित कालिदास उस गली में चला गया जहां पर 4 आदमियों के ऊपर आग का गोला आकर गिरा था। पंडित कालिदास यहाँ पर कुछ देर सूंघा सांगी करता रहा और फिर गनोनत के साथ कामनी के घर की तरफ चल दिया। कामनी के घर में दाखिल होते ही पंडित कालिदास की नज़र खुद ब खुद उस जगह पड़ गई जहाँ सहन में ज़मीन पर बहुत सा खून पड़ा हुआ था। कालिदास उस खून वाली ज़मीन के पास चला गया। खून खुश्क हो चुका था, यानी ज़मीन पर उसकी हल्की सी तह जमी हुई थी। पंडित कालिदास ने थोड़ा सा जमा हुआ खून चुटकी में उठाकर हथेली पर रख दिया। उसने खून को बगौर देखने के बाद सूंघकर दोबारा ज़मीन पर फेंक दिया। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने गनोनत से गंगाधर का कुर्ता और धोती लेकर सूंघे। उन दोनों कपड़ों को सूंघने के बाद पंडित कालिदास ने ज़मीन पर पड़े हुए खून के साथ नाक लगाकर लंबे लंबे सांस लिए। इसी तरह लंबे लंबे सांस लेता हुआ वो खड़ा होकर एक कमरे की तरफ चलने लगा। कमरे में हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। 4 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, जिनमें से 3 के ऊपर और नीचे फर्श पर जा बजा खून पड़ा हुआ था या लगा हुआ था। सिर्फ एक चारपाई ऐसी थी
जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। यानी ना तो उस चारपाई के ऊपर खून लगा हुआ था और ना ही उसके नीचे फर्श पर खून लगा हुआ था। पंडित कालिदास ने गनूनत के हाथ से लालटेन लेकर अपने हाथ में पकड़ ली। वो साफ चारपाई के पास जाकर उस बिस्तर को बगौर देखने लगा। उस सारे अमल के दौरान वो लंबे लंबे सांस भी ले रहा था। पंडित कालिदास ने लालटेन की रोशनी में चारपाई पड़े हुए सरहाने के साथ चिमटा हुआ एक इंतहाई लंबा और मोटा बाल अपनी चुटकी में पकड़कर उठाया। बाल की लंबाई इतनी थी कि पंडित कालिदास ने बाल को पकड़कर अपने बाजू को बिल्कुल सीधा करके देखा तो तब भी बाल का निचला सिरा चारपाई के बिस्तर के साथ लग रहा था। पंडित कालिदास तो बाल देख ही रहा था, लेकिन गनूनत इस बाल की लंबाई देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी सारी जिंदगी में इतना लंबा बाल कभी नहीं देखा था। वो पंडित कालिदास से उसके बाल के बारे में पूछना चाहता था कि पंडित काली खुद ही बोल गया, गनूनत, क्या इस घर की किसी नारी के बाल बहुत लंबे थे? पंडित जी, कामनी के बाल थे तो बहुत लंबे, पर इतने लंबे नहीं थे। फिर ये बाल किसका है? क्या कोई और नारी यहाँ आई थी? पंडित जी, मैं पूरे विश्वास से यह बात कह सकता हूँ कि राय सिंह नगर की किसी भी नारी के बाल इतने लंबे नहीं हैं जितना आपके हाथ में पकड़ा हुआ बाल लंबा है। पंडित जी, उसकी ज़रा मोटाई तो देखिए, मैंने अपने सारे जीवन में इतना लंबा और मोटा बाल कभी नहीं देखा। गनूनत, ज़रा सोच कर बता, शायद कोई नारी ऐसी हो जिसको तूने आज तक देखा ही ना हो और उसके बाल इतने लंबे हों। पंडित जी, ये तो हो ही नहीं सकता कि राय सिंह नगर की किसी नारी को मैंने ना देखा हो या मैं ना जानता हूं। परंतु एक बात है महाराज। वो क्या? जल्दी बोल। वो ये कि पंडित जी के अपनी राजकुमारी सुंदरमती के बाल भी बहुत लंबे हैं, पर फिर भी इतने लंबे नहीं हैं जितने के ये बाल। इसका मतलब है कि अब सुंदरमती से भी मिलना पड़ेगा। पंडित कालिदास ने उस बाल को अपनी उंगली पर लपेटते हुए कहा, जैसे आपकी इच्छा पंडित जी। गनूनत, क्या राजकुमारी सुंदरमती का विवाह हो चुका है? पंडित कालिदास ने अपनी उंगली पर लिपटे हुए बाल को अपनी नाक के साथ लगाकर सूंघते हुए पूछा। पंडित जी, अभी तो राजकुमारी सुंदरमती कंवारी हैं, बल्कि राजा जी की किसी संतान का अभी विवाह नहीं हुआ है। गनूनत, ये राजे महाराजे बहुत अय्याश होते हैं। जैसे ये खुद अय्याश होते हैं वैसे ही इनकी रानियां, महारानियां और संतान भी अय्याश होती है। पंडित जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे तू कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो तुझे मेरी इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। मेरे कहने का मकसद है कि कहीं राजकुमारी सुंदरमती किसी पर ज्यादा मेहरबान तो नहीं है। अरे पंडित जी, शुभ शुभ बोलो, ये आप क्या कह रहे हो? गनूनत ने अपने कानों को उंगली से लगाते हुए कहा। क्यों रे, मैंने ऐसी भी क्या गलत बात कह दी जो तू यूं कान पकड़ रहा है? पंडित जी, वो कोई और राजकुमारियां होती होंगी। हमारी राजकुमारी तो बिल्कुल सीता है, सीता। अच्छा चल छोड़ इस बात को, ये बता, क्या तुझे पूरा विश्वास है कि ये बाल राजकुमारी सुंदरमती का नहीं है? हाँ पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास है। राजकुमारी सुंदरमती के बाल लंबे जरूर हैं, पर इतने लंबे नहीं हैं। गनूनत, एक बात और बता दे। वो क्या पंडित जी? जब राजकुमारी सुंदरमती खड़ी होती है तो उसके बाल किधर तक आते हैं? पंडित जी, जब राजकुमारी सुंदरमती खड़ी होती है तो उसके बाल उसकी कमर तक आते हैं। ठीक है गनूनत, अब मुझे विश्वास हो गया है कि यह बाल राजकुमारी सुंदरमती का नहीं है। अगर यह बाल राजकुमारी सुंदरमती का होता तो उसके बाल कोलवों से नीचे तक जाते। हाँ पंडित जी, आप ठीक समझे हैं। अगर आपको फिर भी कोई शक है तो आप इस बाल को मेरी पीठ पर रख कर देख लें। अरे गनूनत, क्या तू हमें मूर्ख समझ रहा है? एक उम्र गुजार दी हमने इन बातों में। अब तू गंगाधर वाले कपड़ों को फेंक दे और इस चारपाई के चादर और सरहाने का गिलाफ उतार कर अपने पास रख ले। परंतु क्यों पंडित जी? मेरा मतलब है कि गंगाधर वाले कपड़े आप क्यों फेंकवाना चाहते हैं? पंडित जी, ये कपड़े मुरलीधर को वापस ना कर दूं? अरे कर देना, पर अभी यहीं रख, कहाँ उठाता फिरेगा इनको। ठीक है पंडित जी, जो आपकी आज्ञा। जब गनूनत ने गंगाधर के कपड़े उसी घर में रखकर
चारपाई पर से चादर और सरहाने पर से गलाफ उतार कर हाथ में पकड़ लिए तो पिंडत कालीदास उससे आगे आगे चलकर कामनी के घर से बाहर निकल गया। अब गनोनत पंडित कालीदास को बूरा नदी के उस पार की तरफ ले जा रहा था जिसके सामने राजकुमार करनील सिंह ने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांधा था। पंडित कालीदास राजा बलबीर सिंह की हवेली में शाम के वक्त आया था। उसने राजा बलबीर सिंह से राय सिंह नगर के पूरे हालात सुनकर उन घरों को देखने की ख्वाहिश जाहिर की और जिनमें कातिल ने कत्ल किए थे। राजा बलबीर सिंह उसके साथ गनोनत को भेज दिया था। गनोनत ने पंडित कालीदास को ना सिर्फ वो घर दिखाए बल्कि उससे के हर सवाल का मौजू जवाब भी दिया, यानी अपने इल्म के मुताबिक या जितनी उसके जानकारी थी। पंडित कालीदास को उन घरों से जो कुछ मिला वो आपको भी मालूम है। बात करने का मकसद ये है कि पंडित कालीदास शाम को आया था और अब रात का ना जाने कौन सा पहर था। 400 खामोशी और सन्नाटे का राज। गनोनत और पंडित कालीदास नदी की तरफ जा रहे थे। गनोनत बोला, पंडित जी, काफी देर से एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं पर बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि आपने राजकुमारी सुंदरमती के विवाह का क्यों पूछा था। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये खून राजकुमारी सुंदरमती कर रही है? पहले यही समझा था परंतु अब नहीं। पंडित जी, आखिर ये खून राजकुमारी सुंदरमती ही कर रही है, तब भी मुझे ये समझ नहीं आई कि इससे राजकुमारी के विवाह का क्या ताल्लुक है।